हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ, जो कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इक्वेशन लिखी है, कि लेमन टर्म्स में इक्वेशन लिखी है और एक्सप्लेन करा है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जिससे उन्हें पोल्स अपार्ट ऑपोजिट कहा जाता है। तो जहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें कहती है कि वहाँ पर एक कोई भी एक कंपाउंड या फिर कोई मटेरियल ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 और मोर, जिसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी शो करा है, जहाँ पे ए बी सी रिएक्ट करके हमें ब्रेक डाउन होकर मिल रही है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में रिलीज हो रहा है। वेराज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि इसी का एकदम उल्टा है, वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स होके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। यही ए प्लस बी प्लस सी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में आ रहा था, वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में आता है, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में मिल रहा था वो हमें यहाँ पे, और जो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मिल रहा था वही हमें यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है। इसीलिए देख के ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे की एकदम ऑपोजिट रिएक्शंस है, दे आर नॉट आउट टू ईच अदर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों इन इक्वेशंस को एकदम ऑपोजिट ऑफ ईच अदर कहा जाता है। यहाँ मैंने लिख दिए हैं इन दोनों इक्वेशंस के एक एग्जांपल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जहाँ पे ए बी सी यानी कि ये वाला कंपाउंड ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हमें मिल रहा है ए प्लस बी CaO प्लस CO2। इसको हमने कहा था लाइमस्टोन, इसको हमने कहा था क्विकलाइम। तो दिख रहा है ये वाला एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है दो कंपाउंड्स में, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है CaCO3 इनटू CaO प्लस CO2। वेराज कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मैं देखूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है वाटर। ए और बी एक साथ रिएक्ट हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं और बना रहे हैं एक सिंपल कंपाउंड H2O। तो ये रिएक्शन हो गया एकदम इस वाले रिएक्शन का ऑपोजिट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, जहाँ पर हमें एग्जाम्पल देना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखा है तीनों टाइप का। फर्स्ट में अगर हम देखें हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है CaCO3, जिसको मैंने हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया है और हमें ब्रेक डाउन होकर क्या मिल रहा है CaO प्लस CO2 गैस। ये एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि वो डिकम्पोजिशन जो होता है लाइट की प्रेजेंस में, उसका एग्जाम्पल है AgBr, जिसको सिल्वर ब्रोमाइड, इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। तो ये एग्जाम्पल हो गया फोटो डिकम्पोजिशन का। थर्ड अगर हम देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल डाला है वाटर का, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, जहाँ पर हमें रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इक्वेशन में डिस्प्लेस करता है और उसकी पोजीशन पे आ जाता है। वेराज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, वहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस होता है, म्यूचुअल आयनिक एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स होता है इन दी रिएक्टेंट, और हमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर हम लेमन टर्म में इनके स्ट्रक्चर को समझें तो यहाँ पर मैंने A प्लस BC को रिएक्ट कराया है और हमें मिला है AC प्लस B, यानी कि A जो था वो B से ज़्यादा रिएक्टिव था इस इक्वेशन में, और उसने B को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन जो थी AC बन गया और B को सिंगल हैंडेडली रिलीज कर दिया। वेरस अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें, यहाँ पर दो कंपाउंड से दो मटेरियल्स थे वो रिएक्ट करे और इनके बीच में आयनिक एक्सचेंज हुआ, जहाँ पे A ने C को, जहाँ पे A C के साथ मिल गया उसने D को रिप्लेस कर दिया और D ने A को रिप्लेस कर दिया और वो B के साथ जुड़ गया, यानी कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिला AC प्लस DD। इसके एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इन दोनों इक्वेशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहाँ पर जिंक को मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया है और हमें मिला क्या है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन में देख के ही पता चल रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज से हमें आइडिया लग सकता है कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा या कम रिएक्टिव है, और उसी के बेसिस पे हम बहुत आसानी से ये जज कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो इस रिएक्शन में देख के पता चल रहा है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो कॉपर से ऊपर लाई करता है। तो कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस करा और सल्फेट के साथ ज्वाइन होकर जिंक सल्फेट बना दिया।
और कॉपर को सिंगल हैंडेडली रिलीज कर दिया। Whereas अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल देखें, यहाँ मैंने डाला है एक इक्वेशन जिसमें KI रिएक्ट कर रहा है PbNO3 होल ट्वाइस के साथ और हमें मिल रहा है KNO3 प्लस PbI2। यहाँ पर K क्या है, A है, I B है, C और D क्या है, Pb और NO3। तो ये रिएक्ट कैसे, तो ये इक्वेशन में कैसे अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं वो देखते हैं। KI यहाँ पर इसके साथ एक्सचेंज होके KNO3 बन रहा है, यानी कि पोटेशियम जा रहा है नाइट्रेट के साथ, और Pb जो है वो आ रहा है आयोडीन के साथ, PbI2 बना रहा है और पोटेशियम KNO3 बना रहा है। यानी कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स ने अपनी पोजीशन को म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया है, यानी ना कि किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस करा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बीच का। आप इन स्ट्रक्चर्स को याद करके हमेशा अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे दिखती होगी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे दिखती होगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, जहाँ पर हमें रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर के रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे बनती है एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की इक्वेशन को लिखा हुआ है, जहाँ पर AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन में हमने डाला है कॉपर को और रिएक्ट होने के बाद वो बन रहा है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अगर आप रिएक्शन में देखें तो सिल्वर नाइट्रेट में जब कॉपर को मिक्स करा तो हमें कॉपर नाइट्रेट मिला और साथ में सिल्वर मिला। तो अगर हम देखें कॉपर ने इस इक्वेशन में सिल्वर को रिप्लेस करा है, डिस्प्लेस करा है और खुद नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके CuNO3 होल ट्वाइस बना लिया है और सिल्वर को अलग से रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि कॉपर ने Ag को रिप्लेस करा है क्योंकि कॉपर Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड हेंस दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जो सिल्वर हमें मिल रहा है वो हमें मिलता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, इसीलिए ये इक्वेशन एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और देने हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। इन एन एक्वस सॉल्यूशन precipitation reaction is the process of transforming a dissolved substance into an insoluble solid। ये की टर्म्स हैं इस इक्वेशन के, इस डेफिनेशन के, कि किसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो डिसॉल्व सब्सटेंस होता है एक सोल्यूशन में वो बन जाता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो देख लेते हैं ऐसे कुछ दो रिएक्शन जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे दिखती है। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड के साथ और हमें मिल रहा है AgCl प्लस KNO3। इसमें AgCl जो है वो एक प्रेसिपिटेट बनता है इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। So this is an example of precipitation reaction. Another example if you look at CuSO4 रिएक्ट करता है NaOH के साथ, हमें मिलता है Na2SO4 और साथ में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये रिएक्शन भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है विद एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ मैंने दोनों ही टाइप के रिएक्शन का दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। यहाँ पे Fe+O2 हमें दे रहा है Fe2O3। ये रिएक्शन कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गेन कर रहा है। सिमिलरली इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पर भी कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, और हमने लास्ट इक्वेशन में और हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन किस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये इक्वेशन रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल इक्वेशन है, केमिकल फॉर्म है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं रिडक्शन की तरफ। हमें पता है कि जहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। कैसे, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो वो दे रहा है ZnO। यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज करा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें दे रहा है कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज करा है, तो ये भी एग्जाम्पल होगा रिडक्शन रिएक्शन के इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसको पढ़ने के लिए मुझे बुक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तो चलिए बुक से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर।
नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज समझ आती है कि जो हमारा ये एक्स है, जो हमारा ये खुफिया एक्स है, ये एक मेटल है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इस एलिमेंट एक्स की बताई है, हमें बोला गया है कि उसमें शाइन है। तो हमें पता है, हमें मेटल्स की प्रॉपर्टी से ये चीज़ पता है कि मेटल्स में लस्टर होता है, उनमें शाइन होती है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो ये एक्स है वो एक मेटल है। और हमें बोला गया है कि जब इस एक्स को हम हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म होता है। तो सस्पेंस को ये खत्म करते हैं और देखते हैं एलिमेंट एक्स क्या है। एलिमेंट एक्स एक मेटल है और वो मेटल है कॉपर। कॉपर है वो मेटल, तो मेटल कॉपर है। और कॉपर को हमें पता है कि जब हम उसे हीट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर होता है। तो जब हम कॉपर को हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि हीट करने का मतलब ही है आपकी आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक इन कलर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये हमें बोलता है कि आयरन पार्टिकल्स को, आयरन के सब्सटेंसेस को, जो सब्सटेंसेस आयरन से बनते हैं, हमें उन पे पेंट अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि हमें ये पता है कि आयरन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए, यानी कि आयरन को अगर ओपन एयर में रखा जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो Fe2O3 बन जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 16 में ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में भी देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन को, जिसमें आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के Fe2O3 मिल रहा था। और वही Fe2O3 जो है फेरस ऑक्साइड बनता है। वही Fe2O3 जो है वो रस्ट होता है, जो आयरन के ऊपर एक गोल्डन कोटिंग लग जाती है, जिससे आयरन फिर किसी काम का रहता नहीं है, उसी को हम रस्ट कहते हैं। तो जब हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं, हम उसको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं। वी रिड्यूस द चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन मटेरियल्स। एंड दिस प्रोसेस बाय व्हिच वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स विद जिंक इज कॉल्ड galvanization of iron. So iron is coated with a layer of zinc, and this process is called galvanization to increase the life of iron articles. क्या बोलते हैं हम उसे? Galvanization. So with this we come to the next question, which is question number 19. ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ऑयली एंड फैटी फूड्स को नाइट्रोजन के साथ फ्लश क्यों किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है जब ऑयली और फैटी फूड्स, जिन फूड आइटम्स में ऑयल होता है, अगर हम उन्हें ओपन एयर में काफ़ी देर के लिए रखें तो उनका टेस्ट और उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड द फूड बिकम रैंसिड। द फूड आइटम्स बिकम रैंसिड। जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो उस रैंसिडिटी की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम उन आइटम्स को नाइट्रोजन के साथ फ्लश करते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि कैसे पोटैटो चिप्स के अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि वो ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उनका टेस्ट चेंज ना हो जाए, उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जब इन फूड आइटम्स को हम ओपन एयर में रखते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। इनके अंदर से एक अलग स्मेल, एक अलग ऑर्डर आ जाता है और इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम इस नाइट्रोजन के साथ फ्लश, इन आइटम्स में नाइट्रोजन इंक्लूड कराते हैं, नाइट्रोजन फ्लश करते हैं, इनमें नाइट्रोजन फ्लश करते हैं। और इससे क्या होता है, एक ऐसा अनरिएक्टिव एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते ये पूरा आइटम्स। तो चलिए मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्वेश्चन में कह रहा है हमें एक्सप्लेन करना है कोरोजन और रैंसिडिटी बाय गिविंग वन एग्जांपल ईच। मैंने यहाँ पे दोनों ही टर्म्स की डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिख दिया है। कोरोजन की अगर हम बात करें, कोरोजन होता है डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स बाय रिएक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम काफी बार कोट कर चुके हैं अपनी वीडियो में, इट इज रस्टिंग। रस्टिंग की अगर हम इक्वेशन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ आयरन और वाटर को रिएक्ट कराएंगे, या अगर और ढंग से कहें तो आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है Fe2O3.H2O, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। और इसका जनरल टर्म जो है वो है रस्ट। वही अगर हम बात करें रैंसिडिटी की, रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है जब हमारे फूड आइटम में जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और हमें अनप्लेजेंट टेस्ट और ऑर्डर होता है अपने फूड आइटम्स में। उसका अगर हम एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ लिखा है पैकेट ऑफ चिप्स बिकम सॉफ्ट इफ लेफ्ट ओपन फॉर लॉन्ग। अगर हम चिप्स के पैकेट को खोल के काफ़ी देर तक ऐसे ही रख दें तो वो हमें सॉफ्ट तो उनका टेस्ट, तो वो
सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें वो क्रिस्प नहीं रहती और शायद वो थोड़ा स्टेल भी हो जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि उनके अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है वो फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ, एंड ड्यू टू विच उन पैकेट एंड ड्यू टू विच जो उसके अंदर चिप्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो आई होप कि दोनों वीडियोस में जो मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस आप हमारा चैनल देखते रहें, द एजुकेशन एक्सप्रेस, एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।